एल्डर मास्टर लंबे समय तक सोच में डूबे रहे। उन्होंने अचानक कहा, हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट का पिल वैली के साथ घनिष्ठ संबंध है। उनके इतने मजबूत होने और इतनी तेजी से बढ़ने का कारण निश्चित रूप से पिल वैली से संबंधित है। कई शक्तिशाली संप्रदायों के पिल वैली के साथ घनिष्ठ संबंध है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए। राघव चौंक गया। एल्डर मास्टर को देखते हुए वो कुछ चीजें पूछना चाहता था, लेकिन फिर इसके बारे में सोचते हुए उसने ऐसा न करने का फैसला किया। एल्डर मास्टर बस उसे चेतावनी दे रहे थे कि वो पिल वैली को कम आंक रहा है। क्या मेरी आज की कार्रवाई दाओ सेक्ट के लिए परेशानी लाएगी? राघव ने पूछा। दाओ सेक्ट की परेशानियां कभी खत्म नहीं हुई है। अगर हम अभी भी पलटवार नहीं करते तो हम पूरी तरह से कमजोर हो जाएंगे। ये जवाबी हमला निश्चित रूप से तेजी से कुछ परिणाम लाएगा, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा दिन आएगा। मैंने कई साल पहले अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, इसलिए ये अल्पकालिक में संप्रदाय के लिए ज्यादा समस्या पैदा नहीं करेगा। हालांकि जबकि ये महाद्वीप सतह पर शांतिपूर्ण दिखता है, कई छिपी हुई अंडरकरंट्स और अनगिनत खतरे हैं। कई शक्तियां हलचल करना शुरू कर रही हैं। अगर दाओ सेक्ट चुप रहना जारी रखता है तो ये संभावना है कि उसे उठने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारा आगमन एक अवसर है। मैं उस अवसर को पकड़ने के लिए तुम्हारा उपयोग कर रहा हूं, ताकि एक्सपेंशन दाओ सेक्ट को उठने दिया जा सके। एल्डर मास्टर ने कहा, आपको इस छोटे से बच्चे पर इतना भरोसा है? राघव मदद नहीं कर सका, लेकिन कड़वाहट से मुस्कुराया। ये वैसा ही है जैसे तुम मुझ पर भरोसा करते हो। एल्डर मास्टर मुस्कुराए। उन्होंने एक मन का निकाला और उसे राघव को दे दिया। यह लाइफ स्टार बीट तुम्हारी युद्ध की लूट है, इसे ले लो। ये क्या है? राघव को पता नहीं था कि यह मन का क्या है। हालांकि उसे इसमें से हेवनली दाओ की शक्तिशाली ऊर्जा महसूस हुई। यह बिलाल का लाइफ स्टार बीड है। इसके अंदर हेवनली दाओस के बारे में उसके जीवन की समझ समाई हुई है। इसमें इतनी ऊर्जा है कि यह तुम्हारी पूरी ड्रैगन ब्लड लीजन के सदस्यों को एक साथ इसे समझने देगी। एक बार जब वे इसके भीतर की ऊर्जा को समझ लेंगे तो हेवनली दाओ ऊर्जा का उपयोग करने की उनकी क्षमता एक अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ जाएगी। रियल्म्स के पार लड़ना सांस लेने जितना आसान हो जाएगा, एल्डर मास्टर ने कहा। राघव चौंक गया। रियल्म्स के पार लड़ना सांस लेने जितना आसान हो जाएगा? ये किस तरह की हेवन डिफाइंग, भाग्य को पलटने वाली क्षमता होगी? क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उनमें से हर एक में कम से कम छठे रैंक के सेलेस्टियल की शक्ति होगी? राघव खुश हुआ, लेकिन फिर उसने तुरंत कुछ सोचा और हिचकिचाया। मैं इस लाइफ स्टार बीड को स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों नहीं? एल्डर मास्टर हैरान थे। अगर मेरा अनुमान सही है तो अगर यह लाइफ स्टार बीड एल्डर हॉल मास्टर को दिया जाता है तो उनके लिए अपनी वर्तमान बाधा को तोड़कर आपके स्तर तक पहुंचने की बहुत अधिक संभावना होगी, है ना? हाँ, उनके पास 30% मौका होगा। एल्डर मास्टर ने सोचा और सिर हिलाया। तो आप इस लाइफ स्टार बीड एल्डर हॉल मास्टर को दे सकते हैं। याद रखें, मैं इसे एल्डर हॉल मास्टर को दे रहा हूं। इसे किसी और को न दे, खासकर लॉ एनफोर्समेंट हॉल मास्टर को नहीं, राघव ने सावधानी से कहा। अगर एल्डर मास्टर इसे लॉ एनफोर्समेंट हॉल मास्टर को दे देते तो वह पागल हो जाता। इसे उन्हें क्यों देना और अपनी ड्रैगन ब्लड लीजन के लिए क्यों नहीं रखना? तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके साथ तुम्हारी ड्रैगन ब्लड लीजन एक राक्षसी स्तर तक बढ़ जाएगी। क्योंकि एल्डर हॉल मास्टर मेरे सम्मानित बड़े हैं, मैं ये अवसर उन्हें देना चाहूंगा जिन्होंने मेरी मदद की है। इससे मेरे दिल को अच्छा महसूस होगा। तुम्हारी ये वजह थोड़ी दूर की कौड़ी लगती है। एक और वजह भी है, वो ये है कि मेरी आकांक्षाएं आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर ड्रैगन ब्लड लीजन ने इस लाइफ स्टार बीड को समझा तो हेवनली दाओ ऊर्जा की उनकी समझ बढ़ेगी और भविष्य में बाधा को तोड़ना सरल हो जाएगा। उनकी युद्ध शक्ति भी राक्षसी बन जाएगी। मैं ये सब मानता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जिस चीज में लाभ होता है उसमें नुकसान भी होता है। लाभ जितना बड़ा होगा, नुकसान उतना ही ज्यादा होगा। और मेरा अनुमान है कि अगर ड्रैगन ब्लड लीजन इस लाइफ स्टार बीड का उपयोग करती है तो उनका कल्टीवेशन बेस कभी भी बिलाल के स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, ये सही है, लेकिन फिर भी 13,000 से अधिक लोगों में से
कम से कम 10% 100 वर्षों के भीतर हॉल मास्टर के स्तर तक पहुंचने में सक्षम होंगे। क्या ये संतोषजनक नहीं है? एल्डर मास्टर को अभी भी ये अविश्वसनीय लगा। कितने जीनियसेस का कल्टीवेशन बेस किंग स्तर से पहले अटक जाता है। केवल किंग स्तर तक पहुंचना ही उनका सपना होगा। अगर ड्रैगन ब्लड लीजन ने लाइफ स्टार बीट को पचा लिया तो वे निश्चित रूप से 10 वर्षों के भीतर किंग रियल्म तक पहुंच जाएंगे और वे 100 वर्षों में इससे भी ऊंचे रियल्म्स पर हमला करने में सक्षम होंगे। उनमें से 10वां हिस्सा 1000 से अधिक लोग होंगे। यह जानना होगा कि एक्सपेंशन दाओ सेक्ट में हॉल मास्टर्स के स्तर पर 100 से भी कम लोग हैं। फिर भी राघव इस तरह की चीज से अभी भी असंतुष्ट था। यह नहीं है कि शिष्य लालची है, बल्कि यह है कि शिष्य इंतजार नहीं कर सकता। इसके अलावा मेरा लक्ष्य हॉल मास्टर्स का स्तर नहीं है। मेरा लक्ष्य इतना दूर है कि मुझे भी नहीं पता। अगर मेरे भाइयों का कल्टीवेशन बेस हॉल मास्टर स्तर पर अटक जाता है, लेकिन मैं प्रगति करता रहता हूं, तो वे मेरे साथ तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। इससे उन्हें मरने से भी बदतर महसूस होगा। हम सभी जीवन और मृत्यु के भाई हैं और हम एक दूसरे के दिलों को समझते हैं। वे अटकने के बजाय युद्ध के मैदान में मरना पसंद करेंगे। इसलिए ये लाइफ स्टार भी दूसरों के लिए एक खजाना हो सकता है, लेकिन ड्रैगन ब्लड लीजन के लिए ये एक जहर है। ये हमें बर्बाद कर देगा, राघव ने कहा। एल्डर मास्टर ने राघव को देर तक देखा। वह यह नहीं बता सकते थे कि राघव का लक्ष्य कितना दूर था। अगर ड्रैगन ब्लड लीजन के सदस्य सभी हॉल मास्टर स्तर तक पहुंच गए तो वे मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट में अपनी खुद की शक्ति स्थापित करने में सक्षम होंगे। वो और क्या चाहता था? क्या तुम्हें वास्तव में यह आश्वासन है कि तुम्हारी ड्रैगन ब्लड लीजन उस स्तर को पार कर जाएगी? एल्डर मास्टर ने पूछा। मेरे पास आश्वासन नहीं है, लेकिन कम से कम हमारा भविष्य अभी भी अज्ञात रहेगा। जब तक यह पत्थर की लकीर नहीं है, तब तक असीमित संभावनाएं हैं। लेकिन अगर हम लाइफ स्टार बीट का उपयोग करते हैं तो हमारा रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। एक बार जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि वह अपने जीवन की सीमा तक पहुंच गया है, तो संघर्ष करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, राघव ने कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी दूर तक सोच रहे हो। ठीक है, तो मैं ये लाइफ स्टार बीट शिवेंद्र को दे दूंगा। हालांकि क्या इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने व्यर्थ में काम किया? मैं कर सकता था। एल्डर मास्टर थोड़ा शर्मिंदा थे। उन्हें जो एकमात्र अन्य चीज मिली थी वो कुछ कच्चा माल और अयस्क थे जिनका सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता था। आप बहुत विनम्र हैं। मैंने व्यर्थ में काम नहीं किया। ब्लड ड्रिंकर को किंग वस्तु में पदोन्नत किया गया है, जो मेरी सबसे बड़ी फसल है। इसके अलावा इस लड़ाई ने मुझे हमला करने का एक नया तरीका देखने दिया। महान लड़ाइयां हमेशा किसी के युद्ध अनुभव के लिए फायदेमंद होती है। इतना ही नहीं, मुझे बिलाल के चेहरे पर थप्पड़ मारने को भी मिला। वो फिलहाल मेरा सबसे बड़ा थप्पड़ है, राघव ने इशारा करते हुए कहा। एल्डर मास्टर हंसे बिना नहीं रह सके। राघव का वह थप्पड़ युगों तक गूंज सकता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और भविष्य में भी शायद ऐसा कोई नहीं होगा। तो फिर इसके बारे में क्या? तुम एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के आधे यूएन स्पिरिट बीड्स और यूएन स्पिरिट स्टोन सीधे ले सकते हो। एल्डर मास्टर ने एक पल के लिए सोचने के बाद कहा। अगर किसी और ने यह सुना होता तो उनके जबड़े जमीन पर गिर जाते। एल्डर मास्टर वास्तव में संप्रदाय के आधे संसाधन राघव को देने को तैयार थे। पैसे खर्च करने का वह तरीका बिल्कुल भयावह था, लेकिन राघव ने अपना सिर हिलाया। मैं आपकी दया स्वीकार करता हूं, लेकिन सच कहूं तो मैं जानता हूं कि एक्सपेंशन दाओ सेक्ट इतना अमीर नहीं है, इसलिए मुझे इन संसाधनों की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हालांकि मुझे इस बारे में बहुत यकीन नहीं है, अगर मैं एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के बहुत सारे संसाधनों का उपयोग करता हूं तो यह संप्रदाय के लिए दुर्भाग्य ला सकता है। राघव एल्डर मास्टर के कार्यों के लिए आभारी था, लेकिन हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के आगमन और उन्होंने कैसे व्यवहार किया, इसके माध्यम से वो बता सकता था कि एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के पास उतनी संपत्ति नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। अब उसे एक बड़ी शक्ति के कड़वाहट से सहने के संकेत की गंध आई। केवल यह तथ्य कि एल्डर मास्टर ने ऐसा कहा पर्याप्त था। तुम्हें पता है, एल्डर मास्टर चौंक गए। क्या राघव जानता था कि वह एक हेवन डेफियर है? अन्यथा वो अंतिम वाक्य नहीं जोड़ता। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या है।
पहले सीनियर वाजिद ने चुपके से मुझे एक सूक्ष्म चेतावनी दी थी, लेकिन मैं वास्तव में समझा नहीं था। हालांकि जैसे जैसे मुझे और अधिक झटके मिलते गए, मुझे पता चला कि मैं जहां भी जाता हूं एक दुर्भाग्यपूर्ण तारा हूं। मेरी सुंदरिया मर गई, मेरे भाइयों ने खुद को बलिदान कर दिया, मैंने कितनी भी कड़ी लड़ाई लड़ी, मैंने अभी भी काफी लोगों को फंसाया। इसलिए मुझे धीरे धीरे समझ में आया है कि अनदेखी दुनिया में कोई बेरहम हाथ है जो लगातार मेरे भाग्य को मरोड़ रहा है। सीनियर वाजिद ने मुझे जिस तरह से देखा, आप भी मुझे उसी तरह से देख रहे हैं। आप दोनों कुछ चीजें जानते हैं, लेकिन आप मुझे बता नहीं सकते। हालांकि मैंने इसका थोड़ा सा अनुमान लगा लिया है। सच कहूं तो आपका सबसे चतुर निर्णय एक दर्शक होना चाहिए था और बस मुझे चुपचाप देखना चाहिए था। आप जितनी ज्यादा मेरी मदद करेंगे, आप मेरे द्वारा उतने ही फंसते जाएंगे। इसलिए हालांकि मैं आभारी हूं कि आप मुझे संप्रदाय के आधे संसाधन देने को तैयार होंगे, मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के संसाधनों को प्राप्त करने के लिए अपने तरीकों का उपयोग करके काम करना होगा, क्योंकि संप्रदाय के लिए ज्यादा परेशानी पैदा करने से बचने का यही एकमात्र तरीका है, राघव ने कहा। एल्डर मास्टर ने स्पष्ट रूप से उसके कुछ रहस्यों को देखा था, लेकिन फिर भी वो उसके साथ इतनी बड़ी मात्रा में धन बांटने को तैयार थे। इसमें कर्म को आकर्षित करने का एक बड़ा जोखिम था। यही वह चीज थी जिसके लिए राघव सबसे ज्यादा आभारी था। एल्डर मास्टर के इस कार्य ने राघव को आखिरकार एक्सपेंशन दाओ सेक्ट को अपना घर मानने पर मजबूर कर दिया। ये कार्य छूने वाला था, लेकिन राघव जानता था कि उसके आसपास के लोगों के साथ क्या होता है। अगर वह एक पहाड़ पर भरोसा करता तो पहाड़ ढह जाता, अगर वह एक जल स्रोत का उपयोग करता तो वह सूख जाता। वह एक्सपेंशन दाओ सेक्ट को फंसाना नहीं चाहता था। एल्डर मास्टर ये देखकर भावनात्मक रूप से आह भरे बिना नहीं रह सके कि राघव इतना जानता था। इतनी कम उम्र में वह भारी दबाव में था। उसके मजबूत होने का कारण यह था कि उसके पास मजबूत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन एल्डर मास्टर ने हेवन डिफायर्स के बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने इसका संकेत देने की भी हिम्मत नहीं की। किसी व्यक्ति का कल्टीवेशन बेस जितना ऊंचा होता है, हेवनली दाउज उनके प्रति उतने ही संवेदनशील होते हैं। ऐसा था जैसे उसका हर एक हिलना डुलना हेवनली दाउज की निगरानी में था, इसलिए वो थोड़ी सी भी लाइन पार नहीं कर सकता था। राघव ने एल्डर मास्टर के कमरे को छोड़ा और इनर सेक्ट प्लाजा में दिखाई दिया। जब वह दिखाई दिया तो अनगिनत शिष्य तुरंत उसे घेरने लगे। जब एल्डर मास्टर राघव को ले गए थे तो ड्रैगन ब्लड लीजन ने इनर सेक्ट प्लाजा में उसका इंतजार करने का फैसला किया था। यह देखकर अन्य इनर सेक्ट डिसाइपल्स भी साथ हो लिए। लेकिन इतना ही नहीं था, यहां तक कि आउटर सेक्ट डिसाइपल्स भी भागते हुए आए, जब तक कि वे काम नहीं कर रहे थे। हालांकि आउटर सेक्ट डिसाइपल्स के पास एक्सपेंशन दाओ सेक्ट और हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के शिष्यों के बीच की लड़ाइयों को व्यक्तिगत रूप से देखने की योग्यता नहीं थी। उन्होंने इसे एक प्रोजेक्टेड स्क्रीन फॉर्मेशन के माध्यम से देखा था। पहले वे 4 राउंड हार गए थे, फिर वे 4 राउंड जीत गए थे, फिर एक 7वें रैंक का सेलेस्टियल दिखाई दिया था और राघव ने उस भयावह प्रतिद्वंदी को हरा दिया था। सभी शिष्य इतने उत्साहित थे कि वे लगभग पागल हो गए थे। हमला जैसे ही राघव दिखाई दिया, ड्रैगन ब्लड लीजन ने उसे घेर लिया और उसे हवा में ऊंचा उछाल दिया। लेकिन ड्रैगन ब्लड लीजन को उसे केवल कुछ ही बार उछालने को मिला, इससे पहले कि उन्हें अन्य शिष्यों द्वारा बाहर धकेल दिया गया। वहां काफी शक्तिशाली महिला योद्धाएं भी थी, जिन्होंने पुरुषों के बीच से रास्ता बनाकर इसमें शामिल होने के लिए चार्ज किया। अरे, मेरी पैंट कौन खींच रहा है? राघव ने हवा से चिल्लाया। इन शिष्यों के उत्साही जुनून के सामने उसे विरोध करने में बुरा लगता। हालांकि उसका सिर उछलने से चकरा रहा था, उसने उन्हें लंबे समय तक जारी रखने दिया। आखिरकार ड्रैगन ब्लड लीजन के संरक्षण के साथ वो उनके घेरे से बच निकला और क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन लौट आया। लेकिन जैसे ही वो क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन लौटा, उसके भव्य द्वार शराब के जार लिए अनगिनत शिष्यों से भरे हुए थे। क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन पर एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया था। यह उत्सव पूरे 1 सप्ताह तक चला और सभी भोजन और पेय एक्सपेंशन दाओ सेक्ट द्वारा मुफ्त में पेश किए गए थे।
सभी ने यथासंभव खाने और पीने की पूरी कोशिश की। यह उत्सव सिर्फ क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन पर ही नहीं हुआ। इनर सेक्ट डिसाइपल्स, आउटर सेक्ट डिसाइपल्स और यहां तक कि एल्डर सहित पूरे दाओ सेक्ट ने खुशी की स्थिति में प्रवेश किया। इस लड़ाई ने एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को, जो कई वर्षों से दबा हुआ था, आखिरकार अपनी नाराजगी व्यक्त करने की अनुमति दी थी। हर कोई खुश नहीं था। लॉ एनफोर्समेंट हॉल के रवि को जरा भी खुशी महसूस नहीं हो रही थी। वो एक उदास चेहरे के साथ बैठा था। उसके बगल में एक एल्डर खड़ा था। वो रवि का भरोसेमंद साथी वाइस हॉल मास्टर था। रवि ने चाय का प्याला उठाया, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था और प्याला अचानक टूट गया। चाय हर जगह फैल गई। रवि ने अपना हाथ हिलाया और टुकड़ों को सीधे चूर चूर कर दिया। शिवेंद्र अभी जरूर मुझ पर हंस रहा होगा। रवि की भौहें खड़ी थी क्योंकि उसने अपने दांत भींच लिए। उसका चेहरा एक दुष्ट हाव भाव में बदल गया। आप निश्चित हो सकते हैं, मूल रूप से हमारे लॉ एनफोर्समेंट हॉल को पूर्ण बढ़त हासिल थी, लेकिन राघव के आने के बाद हमारे सालों के काम पर पानी फिर गया है। अब एल्डर हॉल अहंकार दिखा रहा है। मुझे एल्डर हॉल से सबसे ज्यादा नफरत है। वे पाखंडी लोग सभी रूढ़िवादी ढोंगी हैं। उन्होंने दाओ सेक्ट के विकास में बाधा डाली है। उनके धीरे धीरे चलने और शिष्यों की क्षमताओं के अनुसार चीजें सिखाने की बकवास सब बेतुकी है। अगर हम लॉ एनफोर्समेंट हॉल के तरीकों का इस्तेमाल करते और उन्हें सीधे युद्ध के मैदान में अनुभव प्राप्त करने के लिए भेजते, तो न केवल प्रतिभाशाली लोगों को तेजी से चुना जाता, बल्कि अंतहीन संसाधनों की भी बचत होती। अगर दाओ सेक्ट उनके हाथों में छोड़ दिया गया तो ये बस स्थिर हो जाएगा। वाइस हॉल मास्टर ने बेप्सी से कहा, एल्डर मास्टर का दिमाग खराब हो गया है। हर बार जब मैं सुझाव देता हूं या उसे बताता हूं कि शिष्यों को पालने का ये तरीका गलत है, तो वो बस मुस्कुराता है और मुझे टाल देता है। वो यहां तक कहता है कि दाओ सेक्ट की विरासत को इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता, और जब तक मैं उसे एक ऐसा उदाहरण नहीं देता जो उसे प्रभावित करे, वो कोशिश नहीं करेगा। लेकिन वह मुझे अधिकार या खुद से पालने के लिए कोई शिष्य नहीं देता। मैंने कुछ शिष्यों को पालने के लिए अपना पैसा खर्च किया, अपने काम के लिए भुगतान पाने के बजाय पैसा खो दिया, और इससे मुझे कुछ शक्ति मिली। लेकिन एल्डर मास्टर ने फिर भी मुझे पर्याप्त अधिकार देने से इनकार कर दिया, और अब इन्फर्नल डेविल अबिस पर से भी अधिकार छीन लिया गया है। यह निश्चित रूप से उस कमीने शिवेंद्र की गंदी चालों के कारण है। मैं बस एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के लिए काम करना चाहता हूं, लेकिन कमीने मेरा रास्ता रोकते रहते हैं। धिक्कार है। रवि ज्यादा से ज्यादा क्रोधित होता गया जब तक कि वो शाप देने पर फूट पड़ा। वो कमीना राघव, उसने मेरे इतने सालों के काम को बर्बाद कर दिया। काश मैं उसे कुचल सकता। रवि ऐसा लग रहा था जैसे वो राघव को काट खाना चाहता है। वाइस हॉल मास्टर ने बस रवि के गुस्से को बढ़ते हुए देखा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। क्या तुम्हारे पास आमतौर पर इतने सारे चतुर विचार नहीं होते? अब तुम चुप क्यों हो? रवि ने चुप रहने के लिए अनजाने में अपना गुस्सा उसकी ओर मोड़ दिया। वाइस हॉल मास्टर को इसकी आदत लग चुकी थी और वह गुस्सा नहीं हुआ। अभी हमारे नुकसान को पलटने का केवल एक ही तरीका है। आप जानते हैं कि क्या करना है। ये सब बकवास है। मैं राघव को बहुत पहले मारना चाहता था, लेकिन उसकी प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है। यहां तक कि एल्डर मास्टर भी उसे इतना पसंद करते हैं। उनके हाव भाव से साफ है कि वो उसे अपना चेला बनाने की योजना बना रहे हैं। अगर मैंने उसे मार दिया तो मुझे फांसी दे दी जाएगी। रवि ने दहाड़ लगाई। किसी को मारने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से कुछ करने की जरूरत नहीं है। वाइस हॉल मास्टर ने रहस्यमय ढंग से कहा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? रवि ने पूछा। हॉल मास्टर, राघव एक काली भेड़ है जो दाओ सेक्ट के विकास में बाधा डाल रहा है। सोचिए, जब एक्सुएंशन दाओ सेक्ट नष्ट हो जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप सफल होते हैं तो आप संप्रदाय के शिष्यों को पालने के तरीके को पूरी तरह से बदल पाएंगे। आपकी वजह से दाओ सेक्ट उस महिमा तक पहुंच जाएगा जो उसे मिलनी चाहिए। भले ही आप गुजर जाए, भावी पीढ़ियां फिर भी आपके योगदान की सराहना करेंगी। भले ही वे भूल जाए कि एल्डर मास्टर कौन था, वे आपको जरूर याद रखेंगे। आप ही हैं जिसे सबसे ज्यादा स्पष्ट है कि एक्सुएंशन दाओ सेक्ट कैसे गिर गया है। अभी संप्रदाय पतन के कगार पर है
और संप्रदाय को ऐसे किसी व्यक्ति की जरूरत है जो इस पागल लहर को पलट सके। इसीलिए आपको यह तय करना होगा कि यह करना है या नहीं, वाइस हॉल मास्टर ने कहा। रवि बहुत देर तक चुप रहा। अंत में उसने सिर हिलाया। यह संभव नहीं है, इसे फिर से मत उठाना। हॉल मास्टर पाओ। वाइस हॉल मास्टर अनिच्छुक था, लेकिन उसने अभी अभी अपना मुंह खोला ही था कि रवि ने उसे थप्पड़ मारकर हवा में उड़ा दिया। मैंने पहले ही कहा है कि इसे फिर से मत उठाना। क्या तुम बहरे हो? रवि दहाड़ा। जैसी आपकी इच्छा हॉल मास्टर। वाइस हॉल मास्टर जमीन से रेंगकर उठा और झुक गया। रवि ने उसकी आंखों में कौंधी द्वेष को नहीं देखा। यह 7 दिन का जश्न बिना किसी रुकावट के चलता रहा। मुख्य किरदार होने के नाते राघव को सभी इनर सेक्ट डिसाइपल्स ने एक एक करके शराब पीने की प्रतियोगिता में चुनौती दी। दूसरे थोड़ी देर आराम करके पीना जारी रख सकते थे, लेकिन वह नहीं कर सकता था। यह शराब मुफ्त थी और यह कीमती औषधीय शराब थी। यह शरीर के लिए बहुत फायदेमंद थी, इसलिए वे यथासंभव ज्यादा पीने के लिए जी जान लगा रहे थे। शराब पीना अब कल्टीवेटिंग की तरह माना जा रहा था और हजारों शिष्यों द्वारा बार बार चुनौती दिए जाने पर राघव लगातार 7 दिनों तक पीता रहा। आखिरकार वो और सह नहीं पाया और एक ढेर की तरह गिर गया। उसने बेतुकी मात्रा में शराब पी ली थी और व्यावहारिक रूप से एक छोटी झील जितनी शराब अपने पेट में उड़ेल ली थी। वह पूरे 3 दिन तक चैन से सोया। राघव ने सबसे ज्यादा पिया, जबकि सिद्धार्थ ने सबसे ज्यादा खाया। उसने पूरे 7 दिन खाने में बिताए, जब तक कि अंत में दाओ सेक्ट ने यह संदेश नहीं भेजा कि अब और भोजन का अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ भी नहीं बचा था। सिद्धार्थ ने एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में जमा सारी स्वादिष्ट चीजें चट कर ली थी। जब राघव उठा तो उसे अपने सिर में दर्द महसूस हुआ। यह बहुत ज्यादा मेडिसिनल एनर्जी का परिणाम था। जब उसने अपना कमरा छोड़ा तो उसने देखा कि बाकी लोग भी उससे बेहतर स्थिति में नहीं थे। ड्रैगन ब्लड लीजन के कई वॉरियर्स लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। वह सूंघा। क्या पीने के लिए इतनी जान लगाने की जरूरत थी? अगर उन्हें शराब चाहिए थी तो वे इसे कभी भी खरीद सकते थे। उसे सिर पकड़कर लड़खड़ाते हुए घूम रहे उन लोगों के लिए जरा भी सहानुभूति महसूस नहीं हुई। उनसे इतना ज्यादा पीने को किसने कहा था? सिर्फ इसलिए कि यह मुफ्त थी। इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें इतनी दूर तक जाना पड़ा। राघव क्राउचिंग ड्रैगन माउंटेन के पीछे पहुंचा। वो आलस्य से एक चट्टान पर लेट गया और सूरज की किरणों में भीग गया नजारों का आनंद ले रहा था। ठीक उसी पल सीमा और नेहा उसके बगल में आ गई। सीमा ने अपना हाथ हिलाया और उसके सामने एक बड़ा अंडा प्रकट हुआ। राघव, देखो, यह बस फूटने वाला है, सीमा ने उत्साह से कहा। सीमा और नेहा को पीना पसंद नहीं था। वे केवल पहले दिन ही शामिल हुई थी और उसके बाद वे अपने सही काम पर वापस आ गई थी। उस समय राघव वीरतापूर्वक अपने साथी शिष्यों को हरा रहा था। चिल्ला रहा था कि वह उन्हें एक के मुकाबले 10,000 को हराएगा। सीमा ने अंडे को पोषित करने के लिए काफी खजाने इकट्ठे किए थे और उसने इसके लिए सर्वोत्तम संभव चीजें खरीदने में एक बड़ी राशि खर्च की थी। हर तरह के मैजिकल बीस्ट एसेंस, ब्लड, कीमती दवाइयां, क्रिस्टल कोर्स, स्पिरिट टैलिस्मान्स और ऐसी ही चीजों का उपयोग अंडे पर किया गया था। इतने पोषण के बाद अब अंडे पर अनगिनत लाइंस जल उठी थी। उससे निकलने वाले जीवन के उतार चढ़ाव तेज होते जा रहे थे। यह एक संकेत था कि क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो बस फूटने वाला था। सीमा राघव को सिर्फ इसलिए ढूंढने आई थी ताकि वह दुनिया में उसके आगमन का गवाह बन सके। एक निश्चित स्थान पर जहां अंडे पर कई रून्स फैले हुए थे, दरारें दिखाई देने लगी। इसके बाद उसमें से एक कोमल चोंच बाहर निकली। खोल का एक बड़ा टुकड़ा जमीन पर गिर गया, धातु की आवाज के साथ खनखनाया। जैसे ही चोंच मारने की आवाज बार बार गूंजी, खोल के और टुकड़े टूट गए। आखिरकार उसमें से एक चूजा बाहर निकला। वो खोल से बाहर कूद गया और एक कोमल पक्षी की चीख निकाली, इससे पहले कि वह सीमा की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही उसने कोशिश की, वो जमीन पर गिर गया। उसके पास अभी भी पंख नहीं थे और वह सीमा के पास जाने की कोशिश में अपने नंगे पंखों को बार बार जमीन पर मार रहा था।
जिसने राघव को चौंका दिया वो ये था कि ये नवजात चूजा संघर्ष करते हुए सीधे अपने पैरों के नीचे की कठोर ईंटों को तोड़ रहा था। मैं यहां हूं। बहुत बढ़िया। सीमा तेजी से उसके पास दौड़ी और उसे सांत्वना दी। उसने उसकी उत्साहित भावनाओं को शांत करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी भेजी। क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो अभी अभी फूटा था, फिर भी वो 10 मीटर ऊंचा था। उसके पंखों पर पहले से ही रून्स थे और जिस बल से उसके पंख जमीन पर मार रहे थे उसके आधार पर उसकी शक्ति शायद छठे रैंक के मैजिकल बीस्ट को मारने के लिए पर्याप्त होगी। हालांकि चूजे को सीमा ने शांत कर दिया था, लेकिन वो उत्साह से चिल्लाता रहा। उसकी आवाज तेज और तेज होती गई। ये एक अच्छी आवाज थी, लेकिन इतनी जोरदार थी कि उनके कान के पर्दे हिल गए। ठीक है, बस हो गया। ये लो, अपना पहला भोजन खाओ। सीमा मुस्कुराई और उसके पंख पर थपथपाया। शायद भूख के कारण वो अब बस रोना बंद कर दिया। उसने टूटे हुए अंडे के खोल को खाना शुरू कर दिया। जब वह टुकड़ों को खा रहा था तो राघव ने देखा कि उसके रून्स थोड़े से जल उठते थे। चिपचिपा तरल जो अभी भी उसके शरीर पर चिपका हुआ था तुरंत फीका पड़ गया। इसके अलावा ये खोल के टुकड़े, जो एक ट्रेजर आइटम से भी ज्यादा कठोर थे, जैसे ही उसके मुंह में जाते राघव की सभी इंद्रियों से गायब हो जाते। क्या भयानक निगलने की शक्ति है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसे क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो कहा जाता था। जंग के ठीक बाद भी उसके पास ऐसी भयानक निगलने की शक्ति थी। एक बार जब खोल पूरी तरह से खा लिया गया तो वह स्पष्ट रूप से ज्यादा जागृत दिखाई दिया। उसका शरीर अब साफ था और हालांकि वो अभी भी पंखों के बिना था, लेकिन उसमें एक दिव्य घोड़े की औरा का संकेत था। उसके पंख हिले। ऐसा लगा जैसे वो उड़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। इसके बजाय उसने जमीन में एक बड़ा गड्ढा मार दिया, जिससे राघव और बाकी लोग धूल से ढक गए। तुम उड़ने के लिए अभी भी बहुत छोटे हो। ये लो, कुछ स्वादिष्ट भोजन खाओ। सीमा ने अपनी स्पेशल रिंग से एक बड़ी गेंद निकाली जो एक इंसान जितनी बड़ी थी। ये बड़ी गेंद मेडिसिनल पिल के आकार के समान थी। ये एक विशेष बीस्ट फूड था जिसे बीस्ट टेमर्स अपने पालतू जानवरों की जरूरतों के अनुसार बनाते थे। इसमें मैजिकल बीस्ट्स की पिसी हुई हड्डियां और क्रिस्टल कोर्स के साथ साथ एसेंस ब्लड भी था। उन चीजों के अलावा इसमें कुछ आवश्यक पोषक तत्व भी थे जिनकी मैजिकल बीस्ट्स को जरूरत होती थी, साथ ही विशेष मसाले भी जो उन्हें पसंद थे। इन फूड बॉल्स को बनाना बीस्ट टेमर्स का एक मौलिक कौशल था। सीमा ने क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो के लिए सबसे अच्छी फूड बॉल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया था। छोटा चूजा उत्साह से खाने लगा। वाह बॉस, क्या तुमने किसी पक्षी के घोंसले पर छापा मारा? ये बिना पंख वाला पक्षी इतना बदसूरत क्यों है? अर्जुन गड़बड़ी से खिंचा चला आया। अचानक क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो ने अपनी चोंच खोली और उसे अर्जुन की ओर इशारा किया। अर्जुन का शरीर तेजी से सिकुड़ गया और उसके मुंह में उड़ गया। सब लोग डर से उछल पड़े। अर्जुन को एक अजीब शक्ति ने सीधे क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो के पेट में खींच लिया था। ये इतना तेज था कि कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया। अर्जुन को कुछ समझ भी नहीं आया कि क्या हो रहा है, इससे पहले कि वो उसके पेट में उतर गया। क्लाउड, उसे बाहर थूको, सीमा चिल्लाई। क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो ने अपना मुंह खोला और अर्जुन को बाहर थूक दिया। इस समय वो अपने कवच से ढका हुआ था। क्लाउड, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें दोस्तों और दुश्मनों के बीच अंतर करना होगा, सीमा ने डांटा। क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो ने कुछ चहचहाट निकाली जो नाराजगी भरी लग रही थी। इससे राघव और नेहा स्तब्ध रह गए। इस चूजे में इतनी उच्च बुद्धि कैसे आ गई? सीमा ने लंबे समय तक ध्यान से सुना और मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। क्लाउड कहता है कि अर्जुन ने उसे बदसूरत कहा, इसलिए अर्जुन एक बुरा इंसान है। अर्जुन पीला पड़ गया। अभी जब उसे उसके पेट में निगल लिया गया था तो उसने एक अजीब बल महसूस किया था और उसने सहज रूप से अपना कवच बुला लिया था। उसके कवच पर कई पतली दरारें दिखाई दी थी। वे रेखाएं बहुत पतली थी, जैसे कि तारों ने उसे काट दिया हो। अर्जुन का कवच किंग आइटम के स्तर की सामग्री से बना था। यह अविश्वसनीय रूप से कठोर था
और हथियारों को इससे कोई नुकसान पहुंचाने में कठिनाई होती थी। यह अज्ञात था कि किस प्रकार के बल ने इन निशानों का कारण बना था। अगर यह मांस और खून का शरीर होता तो वह ऐसी शक्ति को कैसे सहन कर पाता? क्या ये तुरंत फट नहीं जाता? बस इसके बारे में सोचने से अर्जुन का भाव बदल गया। अभी वो नर्क के दरवाजे से गुजरा था। क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो ने एक बार फिर कुछ बार चहचहाट की और सीमा हंस पड़ी। क्लाउड कहता है कि वो तुम्हें बदसूरत कहने की सजा के तौर पर बस डराने की कोशिश कर रहा था। वो वास्तव में तुम्हें खाने की कोशिश नहीं कर रहा था। राघव ने अर्जुन के कवच पर लगे निशानों को देखा और हैरान हुए बिना नहीं रह सका। क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो का अभी अभी जन्म हुआ था, लेकिन इसमें पहले से ही इतनी भयानक शक्ति थी। यह वास्तव में एक पौराणिक अस्तित्व होने के लायक था। क्या क्लाउड पहले से ही तुमसे बात करने में सक्षम है? राघव ने पूछा। हमारी आत्माएं जुड़ी हुई हैं। अगर वो कुछ व्यक्त करना चाहता है तो मैं उससे समझ सकती हूं। अनुवाद 100% सही नहीं होगा, लेकिन कोई बड़ा विचलन नहीं होगा। एक क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो के रूप में इसमें अपनी सहज कौशल है, भले ही ये अभी अभी निकला हो। इसके द्वारा निगले गए किसी भी मांस को इसके अंदर की ऊर्जा के तार से टुकड़ों में काट दिया जाएगा। इसमें स्थानिक ऊर्जा और एक सहज भक्षण क्षमता है, इसलिए विशाल जादुई जानवर भी एक ही घूंट में निगले जा सकते हैं। जहां तक एक परिपक्व क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो का सवाल है, वो बस अपना मुंह खोलकर 1000 मील के भीतर के सभी जीवों को निगल सकता है। यही कारण है कि इसे हेवन स्वॉलोइंग नाम मिला। सीमा समझाते हुए धीरे से उसके सिर पर थपथपा रही थी। क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो को सीमा का दुलार पसंद आया। क्या यह थोड़ा ज्यादा भयंकर नहीं है? इसके पास पंख भी नहीं है। मेरा मतलब है, यह पैदा होने के बाद ही इतना मजबूत है। अर्जुन ने स्पष्ट रूप से यह नहीं पहचाना था कि वह क्या था, नहीं तो वह अपनी पिछली दुर्दशा में समाप्त नहीं होता। क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो अभी बस एक चूजा था, और यह वास्तव में थोड़ा बदसूरत लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसे पंख उगाने में थोड़ा समय लगेगा। एक भयानक विरासत वाले एक प्राचीन जानवर के रूप में क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो की विकास गति बहुत तेज नहीं थी। इसे बहुत सारे संसाधनों की भी आवश्यकता थी। राघव, ये छोटा सा हमें फिर से गरीब बना सकता है, सीमा ने चिंतित होकर कहा। क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो ने कुछ बार चहचहाट की, जिससे सीमा शर्मिंदा हो गई। उसकी बुद्धिमत्ता वास्तव में उच्च थी और वह मूल रूप से उसके शब्दों को समझ गई थी। उसने कहा कि वह थोड़ा कम खा सकता है। इससे उसे गर्माहट और शर्म महसूस हुई। उस समय उस शक्तिशाली 10वें रैंक के क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो ने उसे अपने बच्चों में से एक दिया था, केवल इसलिए क्योंकि वह असहाय थी। क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो को एक बार पैदा होने के बाद संसाधनों के एक सागर की आवश्यकता होगी। सामान्य तौर पर मां अपने ही सार रक्त का उपयोग भोजन के रूप में करेगी, लेकिन वह 10वें रैंक की क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो घायल हो गई थी और उसके पास दोनों बच्चों को पालने के लिए पर्याप्त सार रक्त नहीं था। उसके पास एक का बलिदान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब एक पल के उत्साह के बाद सीमा को एक गंभीर समस्या का एहसास हुआ। यह छोटा वाला अभी बेहद भूखी अवस्था में था। यह बहुत संभव था क्योंकि मां ने पहले ही उसे छोड़ने का फैसला कर लिया था और इसलिए उसने कुछ समय बाद उस पर अपने सार रक्त का पर्याप्त खर्च नहीं किया था। इससे एक सहज कमी हुई जिसने उसे अब पैदा होने पर असाधारण रूप से भूखा महसूस कराया। यह सच्ची भूख नहीं थी, बल्कि किसी प्रकार की ऊर्जा में कमी का परिणाम थी। अपनी सहज कमजोरी की भरपाई के लिए इसे अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। अब यह अविश्वसनीय रूप से भूखा था, इतना भूखा कि सीमा को भी बुरा लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इसकी भूख इतनी ज्यादा होगी। उसने जो खाना तैयार किया था वो पर्याप्त के करीब भी नहीं था। उसने कुछ और खाने के गोले निकाले, वे मूल रूप से भविष्य के लिए स्टॉक थे, लेकिन वो उसे इतना भूखा नहीं देख सकती थी। क्लाउड चेसिंग हेवन स्वॉलोइंग स्पैरो ने आश्चर्यजनक रूप से खाने के गोले नहीं खाए। इससे सीमा और भी शर्मिंदा हुई। एक बीस टेमर के रूप में वह एक पालतू जानवर को भी पालने में सक्षम नहीं थी। चिंता मत करो और खाओ, मैं बाकी को संभालूंगा और तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा।
राघव ने क्लाउड को सांत्वना दी। अगर वह इतने छोटे साथी को भी नहीं पाल सकता था तो वह किस तरह का आदमी होगा। अप्रत्याशित रूप से क्लाउड दौड़कर राघव के पास आया और खुशी से अपना सिर राघव के खिलाफ रगड़ा। क्लाउड कहता है कि उसे तुम्हारी आभा याद है और तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन अर्जुन बुरा है, इसलिए उसके साथ मत रहो। सीमा हंस पड़ी। अर्जुन ने आंखें घुमाई। क्या उसका एकमात्र अपराध उसकी प्रशंसा न करना नहीं था? क्या खून डालना उचित था? राघव चौंक गया। उसने सोचा कि यह समझ में आता है कि आप सामान्य ज्ञान के साथ ऐसी प्राचीन प्रजातियों का न्याय नहीं कर सकते। अगर उसे उसकी आभा याद थी तो इसका मतलब है कि उसके पास तब की यादें थी जब वो सिर्फ एक अंडा था। क्लाउड ने कई और जानवर के गोले खाए। हालांकि इसने नेहा के साथ बहुत उत्साह से व्यवहार नहीं किया। उसके लिए नेहा अभी भी एक बाहरी व्यक्ति थी, लेकिन नेहा ने उसे बहुत प्यार किया, लगातार उसे सहलाती रही और क्लाउड ने मना नहीं किया। अर्जुन अपने अजीब रिश्ते को सुधारने की कोशिश करने गया और परिणाम स्वरूप क्लाउड ने बस अपना मुंह खोला और वो डर के मारे भाग गया, धुएं के गुबार की तरह गायब हो गया। जबकि सीमा और नेहा हंस पड़े। इसे जो कुछ भी चाहिए उसे पॉइंट से ले लो। पैसा कोई समस्या नहीं है, इसे स्वस्थ रूप से बड़ा होने देना सबसे महत्वपूर्ण बात है और ये सीनियर के भरोसे को चुकाने का एकमात्र तरीका है, राघव ने सीमा से कहा। लेकिन क्लाउड का शरीर कई क्षेत्रों में बेहद कमजोर है। इसे ठीक करने के लिए बहुत सारे समायोजन और संसाधनों की आवश्यकता होगी, सीमा ने कहा। कितना? सीमा एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर अपने दांत भींच लिए। एक मोटे अनुमान के अनुसार सर्वोत्तम संसाधनों का उपयोग करके इसे शायद 5 अरब पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। हालांकि वे लंबे समय से तैयार थे, राघव और नेहा दोनों सदमे में उछल पड़े। नेहा, हमारे पास अब कितने पॉइंट्स हैं? राघव ने पूछा। कुछ दिन पहले सिस्टर तिलोत्मा ने कहा था कि हमारे पास 4 अरब और 800 मिलियन पॉइंट्स थे, क्योंकि हमारे अधिकांश पॉइंट्स पहले ही प्रत्येक व्यक्ति को वितरित किए जा चुके थे। अगर हमारे पास पर्याप्त नहीं है तो हम उनसे अपने पॉइंट्स फिर से जमा करने के लिए कह सकते हैं, नेहा ने कहा। हालांकि उन्होंने उस लड़ाई में 10 अरब से अधिक पॉइंट्स प्राप्त किए थे। ड्रैगन ब्लड लीजन ने खुद को सर्वोत्तम हथियारों से लैस किया था और सर्वोत्तम प्रशिक्षण कमरों में प्रशिक्षण ले रहे थे। उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने पॉइंट्स तेजी से जलाए। 10 अरब पॉइंट्स एक चौंकाने वाली राशि थी, लेकिन जब वितरित किया गया तो यह प्रत्येक के लिए 1 मिलियन पॉइंट्स भी नहीं था। यह एक किंग आइटम प्राप्त करने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। अर्जुन भी एक बड़ा पैसा खर्च करने वाला था। हालांकि उसके जाली बनाने की सामग्री वेद शर्मा द्वारा भेजी गई थी। चीजों को जाली बनाने की प्रक्रिया में सभी प्रकार की पूरक सामग्री जैसे शिलालेख या दिव्य अर्क की आवश्यकता होती थी। राघव, क्या इससे पूरे ड्रैगन ब्लड लीजन के विकास पर असर पड़ेगा? सीमा ने चिंतित होकर पूछा। नादान पत्नी, क्लाउड हमारा साथी है और ड्रैगन ब्लड लीजन का सदस्य भी है। उसकी शक्ति ड्रैगन ब्लड लीजन की शक्ति है, भले ही ये हमारे भविष्य के लिए ही क्यों न हो। हमें क्लाउड को स्वस्थ रूप से बड़ा होने की आवश्यकता है। चिंता मत करो, हालांकि ये थोड़ा तंग होगा। मुझे लगता है कि थोड़े से समायोजन के साथ ये हमारी प्रगति को प्रभावित नहीं करेगा। राघव मुस्कुराया। सीमा पत्नी कहे जाने पर शर्मा गई और उसने राघव को घूरा, लेकिन इससे उसे गर्माहट महसूस हुई। हम समायोजन कैसे करने वाले हैं? सीमा ने पूछा। अभी ड्रैगन ब्लड लीजन के प्रत्येक सदस्य के पास काफी पॉइंट्स हैं। यह अल्पकालिक में उनके लिए पर्याप्त होना चाहिए, इसलिए हमें कुछ समय के लिए और देने की आवश्यकता नहीं होगी। जहां तक हमारे पास मौजूद पॉइंट्स का सवाल है, हालांकि ये पर्याप्त नहीं है, अन्य विकल्प भी हैं। आवश्यक संसाधनों को उन चीजों में विभाजित करें जिन्हें संप्रदाय में पॉइंट से खरीदना है और जिन चीजों को हम खुद प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं तुम्हें बहुमूल्य दवाइयां दिला सकता हूं और हम कुछ जादुई जानवर का मांस, क्रिस्टल कोर और हड्डियां खुद प्राप्त कर सकते हैं। हमारे शिष्य कभी कभी टेम्परिंग के लिए बाहर जा सकते हैं, जिससे उनके साधना आधार को लाभ होगा और हमें लाभ होगा। हम उन चीजों को प्राप्त करने के लिए मिशन भी जारी कर सकते हैं जो सस्ते होने चाहिए। इसके अलावा मैं अभी भी बाहरी संप्रदाय को औषधीय गोलियां बेचकर पॉइंट्स प्राप्त कर रहा हूं।
इसलिए अभी इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राघव ने कहा। राघव, तुम वास्तव में अद्भुत हो। सीमा और नेहा ने उत्साह से राघव को गले लगाया, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। उन्होंने उसे एक एक चुंबन भी दिया। जैसे ही राघव भावना का आनंद ले रहा था, एक और मुंह ऊपर आया। अरे, तुम बहुत देर से हो, मुझे तुम्हें चूमने दो। क्लाउड ने वास्तव में सीमा और नेहा के उदाहरणों से सीखा। राघव ने जल्दी से ऊपर जाकर उसे गले लगाया और उसके बजाय उसे चूमा। वो गलती से उसके पेट में निगल जाने से डर रहा था। नेहा और सीमा हंस पड़े। क्लाउड वास्तव में प्यारा था। वे दोनों उसके साथ खेलना जारी रखा, जबकि राघव एक दूर की चट्टान पर बैठे उदास अर्जुन की ओर चला गया। ये कैसा मुंह बना रखा है? ऐसा नहीं है कि किसी ने तुम्हें कम बोलने के लिए कहा हो। राघव ने अर्जुन के कंधे पर थपथपाया। बॉस, क्या ये इसलिए है कि मुझे अच्छे से बोलना नहीं आता, इसलिए कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं करती? अर्जुन ने पूछा। सच कहूं तो लड़कियां तुलनात्मक रूप से ज्यादा छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती है, और तुम्हारी जुबान उन्हें अनजाने में नाराज करने में सचमुच माहिर है। अभी जो हुआ उसी को उदाहरण ले लो। वो छोटा बच्चा सीमा का पालतू जानवर है, और तुमने कहा कि वो बदसूरत है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सीमा के मुंह पर तमाचा है? सीमा बहुत कोमल और अच्छी है, और उसे लड़ना पसंद नहीं है। अगर इसकी जगह नेहा होती तो वो तुम्हें लात मारकर उड़ा देती, राघव ने समझाया। बॉस, अब जब तुमने ऐसा कहा है तो लगता है कि बात सच में यही है। मुझे निश्चित रूप से अपनी बात करने का तरीका सुधारना होगा, अर्जुन ने गंभीर रूप से कहा। लेकिन फिर राघव की अजीब अभिव्यक्ति को देखकर उसने पूछा, बॉस, ये आंखें क्यों ऐसी हैं? क्या तुम्हें मेरी बातों पर संदेह है? राघव ने जोरदार ढंग से सिर हिलाया। तुम मेरे भाई हो, इसलिए ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी बातों पर संदेह है। अर्जुन मुस्कुराया। हाँ, ये मेरे बॉस का तरीका है, बस मैं उन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। राघव ने अर्जुन के कंधे पर थपथपाया। इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी किसी इंसान की कमियां उसकी खूबियों से ज्यादा उसके चरित्र को दर्शाती है। तुम ही हो, तो क्यों बदलो? एक बार जब तुम खुद को बदल लोगे तो क्या तुम तब भी अर्जुन रहोगे? तुम मेरी प्रशंसा करते हो, इसलिए मेरी नकल करते हो। क्या तुम जिंदगी भर मेरी परछाई बनने की योजना बना रहे हो? तुम्हारे अस्तित्व का अर्जुन नाम के व्यक्ति का क्या अर्थ होगा? ध्यान से सुनो, कम से कम अगर तुम एक ड्रीम पोजर वाला काम कर सकते हो तो भी इसका बहुत बड़ा अर्थ होगा। बॉस, मैं थोड़ा भ्रमित हूं। क्या मुझे आपके शब्दों को प्रशंसा के रूप में लेना चाहिए? अर्जुन ने पूछा। बेशक ये प्रशंसा है। क्या तुम्हें यह महसूस नहीं होता कि अपनी कड़ी मेहनत और फैसलों से एक गुमनाम व्यक्ति से अपनी वर्तमान ऊंचाई तक पहुंचना शानदार है? बॉस, असल में मुझे लगता है कि मेरी सभी वर्तमान उपलब्धियां सिर्फ आपकी वजह से हैं। तुम गलत हो। इस दुनिया में कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जो तुम्हारी मदद कर सकता है वो केवल तुम खुद हो। मेरे आसपास के लोगों में तुम ही हो जिसकी शक्ति सबसे कम है, प्रतिभा सबसे कम है, नैतिक। राघव अचानक खांसा और आगे बोला। तुम्हारा शुरुआती बिंदु अन्य लोगों की तुलना में कम है, लेकिन तुमने अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता तय किया। यह निश्चित रूप से कोई संयोग नहीं है, इसलिए हीन भावना रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारी अपनी खामोश कड़ी मेहनत और निवेश का नतीजा है। राघव ही था जो अर्जुन को सबसे अच्छी तरह समझता था। उसका इतना पोजर बनने का कारण शायद उसके दिल के अंदर की हीन भावना थी। उसे खुद को साबित करने की जरूरत थी, इसलिए वो चाहता था कि हर कोई उसे स्वीकार करे। उसे वह एहसास पसंद था जब हर कोई उसे घूरता था, उसकी पूजा करता था और उसका सम्मान करता था। लेकिन हीन भावना एक तरह का हार्ड डेविल भी थी। अगर इसे मिटाया नहीं गया तो भविष्य में समस्याएं पैदा हो सकती है। इसलिए राघव ने आज उसे यह चेतावनी दी। बॉस, मैं समझ गया। मैं अपनी हीन भावना को दूर करूंगा और असली में बनूंगा। मैं किसी की नकल नहीं करूंगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। अच्छा, यह बिल्कुल सही है, राघव ने प्रशंसा की। मैं अर्जुन हूं। मैं हूं। आज से
मैं हर दिन आत्मविश्वास के साथ मिलूंगा। मैं दुनिया को घोषित करूंगा कि जब पोजिंग की बात आती है तो मैं गंभीर हूं। अर्जुन चिल्लाया, ये क्या बकवास है? तुम्हें सच में बचाया नहीं जा सकता। राघव ने सीधे अर्जुन के सिर के पीछे थप्पड़ मारा, जिससे वह उस पत्थर से गिर गया जिस पर वह बैठा था। दुखी होकर अर्जुन ने कहा, बॉस, क्या तुमने अभी अभी मुझसे आत्मविश्वास रखने, खुद बनने के लिए नहीं कहा? राघव ने लंबे समय तक आह भरी, खुद को शांत किया। आत्मविश्वास वाले लोगों को पोजर्स बनने की जरूरत नहीं होती। अर्जुन उसका मतलब समझने में असमर्थ था। कवच गढ़ने का काम कैसा चल रहा है? राघव ने विषय बदल दिया। उसे डर था कि अगर वे इस विषय पर जारी रहे तो वो अपना नियंत्रण खो देगा और उसे थप्पड़ मार देगा। मैंने उन सभी को फिर से शुरू कर दिया है। क्यों? कुछ हजार सेट गढ़ने के बाद मैंने पाया कि मेरे शुरुआती गढ़ने के तरीके में बहुत सारी खामियां थी। रून्स पर्याप्त रूप से सघन नहीं थे, नहीं वे एक दूसरे के अनुरूप थे, जिससे कवच की सुरक्षात्मक शक्ति प्रभावित हो रही थी। इसके अलावा मुझे हाल ही में एक सफलता मिली और एथेरियल क्राफ्टिंग सीक्रेट रिकॉर्ड से एक प्रकार के विलय रून के बारे में सोचा। कुछ 100 प्रयोगों के बाद मेरी कुशलता उसमें बढ़ी, इसलिए मैं उन पुराने कवच सेटों को ठीक करने के लिए वापस गया। लेकिन चूंकि मैं सिर्फ कुछ रून्स बदल रहा हूं, यह पहले से कहीं ज्यादा आसान है और इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। वापस जाकर उन्हें ठीक करने से उनकी सुरक्षात्मक शक्ति बहुत बढ़ जाती है, इसलिए ये इसके लायक है, अर्जुन ने समझाया। राघव गढ़ने के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसे अर्जुन पर भरोसा था। अगर उसने सोचा कि फिर से शुरू करना सबसे अच्छा है, तो यह निश्चित रूप से आवश्यक था। उन पर कड़ी मेहनत करो। हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के खिलाफ लड़ाई से तुमने देखा है कि एक्सपेंशन दाओ सेक्ट पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं है। हम इस पर अपनी जान नहीं सौंप सकते। कल्टिवेटर्स के रूप में हमें अपने भविष्य की रक्षा के लिए लगातार अपने ट्रम्प कार्ड्स बनाने की जरूरत है, राघव ने कहा। ठीक है, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। बॉस, तुम्हें एकांतवास में जाना चाहिए। असल में मैं इस बार ज्यादा अंक प्राप्त करने के बारे में तुमसे बात करने आया था, लेकिन ऐसा लगता है अर्जुन जानता था कि ड्रैगन ब्लड लीजन के पास खर्च करने के लिए उतने अंक नहीं बचे थे। कितने? मेरे अनुमान के अनुसार उन सभी को गढ़ने में कम से कम 1 अरब अंक लगेंगे। कोई बात नहीं, अभी के लिए सिस्टर तिलोत्मा से आधा अरब ले लो। जब वे खत्म हो जाए तो वापस आकर और ले लेना, राघव ने कहा। अर्जुन हिचकिचाया, लेकिन अंत में वो अपना मुंह खोलने से खुद को रोक नहीं पाया। बॉस, एक्सपेंशन दाओ सेक्ट में तुम्हारे योगदान को देखते हुए बस जाओ। कुछ चीजें उतनी सरल नहीं होती जितनी तुम कल्पना करते हो, राघव ने आह भरी। अर्जुन ये कह रहा था कि एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के नंबर एक जीनियस के रूप में एक्सपेंशन दाओ सेक्ट को ड्रैगन ब्लड लीजन को तैयार करने के लिए अतिरिक्त संसाधन खर्च करने चाहिए, अन्यथा ये बहुत कंजूस लगेगा। लेकिन एक्सपेंशन दाओ सेक्ट की अपनी वित्तीय समस्याएं थी। हालांकि एल्डर मास्टर ने उन्हें उजागर नहीं किया था, राघव अनुमान लगा सकता था कि एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के लिए यह आसान समय नहीं था। यह तो कहने की जरूरत ही नहीं थी कि एल्डर मास्टर में वास्तव में कुछ साहस था। उस दिन